अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो वीवर्स। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को केमिस्ट्री ग्रेड 9 ऑल बोर्ड्स ऑफ KPK में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का केमिस्ट्री ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर। डिफिनीशन स्क्रीन पर आपके सामने लिखी हुई है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर the number of electron present around the nucleus of an atom of an element is called the atomic number of that atom or element। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं या उसके न्यूक्लियस के गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। तो ये बातें नोट करें कि हमने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इनमें से किसी एक की भी हम तादाद लें तो वो उस एलिमेंट का क्या बनाते हैं, वो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो यहाँ हमें एक और बात वाज़ेह हो जाती है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। और ये याद रखें, न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंट्रल डेंस पार्ट होता है, भारी हिस्सा उसका होता है, और उसमें प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ एक और बात आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, कैपिटल Z से इसको ज़ाहिर किया जाता है। एग्जांपल में हमने दो एग्जांपल दिए हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na, दिस इज़ 11। वजह क्या है कि सोडियम के हर एक एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसी तरह क्लोरीन जिसका सिंबल है Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 17। रीज़न क्या है कि इसके हर एक एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि प्रोटॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको फ़िलहाल हमने इस पर डिस्कशन नहीं की है। आप ये याद रखें कि न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में होता है और उसके इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। और वो एनर्जी लेवल्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली दिस सर्कल। ये तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सबसे आसान रास्ता है कि हम एनर्जी लेवल्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इट डज़ नॉट मीन दैट द एनर्जी लेवल्स आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ओपन सर्कल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास नंबर। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड द मास नंबर ऑफ दैट एटम और एलिमेंट। तो यहाँ पे एक और बात वाज़ेह हो जाती है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा एक और चीज़ होती है और वो है न्यूट्रॉन्स। और सम तो आप जानते हैं, जब चीज़ों की तादाद को प्लस किया जाता है तो ये कहलाता है सम करना। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी आमतौर पर सम कहा जाता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद को जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे आपस में, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मास नंबर उसी एटम का या उस एलिमेंट का जिससे उस एटम का ताल्लुक़ हो। एंड अनदर important thing that the mass number is represented by A. Now symbolically how can we represent the information about an atom? What information जो अभी तक हमने पढ़ी है, एक तो एटम की डिफिनीशन थी, लेकिन इसके अलावा हमने एटम से रिलेटेड पढ़ा था सिंबल ऑफ द एटम। आज हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर, इसी तरह मास नंबर। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन हम मिसाल हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ली है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक्स ए, ये एक हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन उसकी ली है एक्स जेड ए। हमारे सामने एक्स जो लिखा हुआ है, तो अब देखें ये इसका लेफ़्ट साइड, हमारे सामने ये राइट साइड और ये हमारा लेफ़्ट साइड। तो एक्स के लेफ़्ट साइड के ऊपर अपर लेफ़्ट साइड में हमने मास नंबर लिखना होता है और लोअर लेफ़्ट साइड पे हमने एटॉमिक नंबर लिखना होता है। तो ये एक जनरल
और ये x क्या है, किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के सिंबल को जाहिर करता है। तो अगर आप देखें इसके साथ मैंने नीचे लिखी हुई हैं 2-3 एग्जांपल्स। मिसाल के तौर पर कार्बन का सिंबल आपको पता है कि C है, C612 इसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। H11 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका मास नंबर भी 1 है। O816 ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इट इज़ रिटन एज O। तो ये O ऑक्सीजन का सिंबल है, H हाइड्रोजन का सिंबल है, और ये देखें ये इनका मास नंबर और ये इनका एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। C612 H11 O816। Now how to determine the number of neutrons? डिफिनीशन में तो हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स की तादाद वो तो एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद सम वो तो मास नंबर से पता चल जाता है। व्हाट अबाउट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करें किस चीज़ से, माइनस करें एटॉमिक नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कार्बन हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं C612। तो देखें ना, इसका जो है मास नंबर वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मजमुआ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ होता है, सम होता है। अब देखें, हमें अगर इसका मास नंबर पता है 12, प्रोटॉन्स की तादाद वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, वो भी मुझे पता है 6 प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इस 6 को जब मैं इधर ले आऊँगा तो ये इससे माइनस होगा ना, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या रह जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये इस वजह से हम ये फार्मूला अपना रहे हैं कि ये ए दरअसल क्या है, दिस इज़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और ये जेड क्या है, ये सिर्फ प्रोटॉन्स है। तो माइनस करेंगे तो देखें पी के साथ यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्या चीज़ रह जाएगी, सिर्फ न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीक़ा है कि जिससे हम किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम, जिसके थोड़ी सी डिस्कशन, इसका अलग एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। यहाँ पे हमने जो बातें पढ़ी हैं, एक तो उसमें ये बात बार बार सामने आ गई न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस याद रखें सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम है, सेंटर में है, देखें सेंटर में है ना, तो इसलिए इसको सेंट्रल डेंस पार्ट भी कहते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत भारी होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि 1836 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन मास के बराबर होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कि दोनों में कितना फ़र्क है मास का। तो इसीलिए इसको सेंट्रल डेंस पार्ट कहते हैं। और मास प्रैक्टिकली एटम का जो है इन दो चीज़ों की वजह से होता है। इसी वजह से इन दोनों की तादाद को हम मास नंबर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या शेल उनको कहते हैं, जिनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखें दीज आर नॉट सर्कल्स, वो सर्कल्स होते नहीं हैं, एनर्जी लेवल सर्कल की शक्ल में नहीं। तो यहाँ इस स्टेज पे ये समझने की कोशिश करें कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पर, एनर्जी लेवल में या ऑर्बिट या जिसको शेल भी कहते हैं। इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि वो सर्कुलर रास्ते नहीं होते। ये जिस तरह स्पेशली ये एनर्जी लेवल इसको बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अपोजिट चार्ज की वजह से इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है।
तो एनर्जी लेवल मींस जो सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होंगे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी वाले थोड़े से फासले पर होंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाले थोड़े से फासले पर। एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाता है, दूर होते जाते हैं जितनी एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में है। एनर्जी के लिहाज से हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में पाए जाते हैं और उन लेवल्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आगे जाके आप इस पर एक थारो डिस्कशन होगी कि पहले एनर्जी लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी तरह तीसरे एनर्जी लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 आ सकते हैं, लेकिन 18 से कम भी उसमें कम से कम एक भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जनरल स्केच एटम का आपके जहन में बन जाए कि एक सेंट्रल पार्ट होता है और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। सिर्फ प्रोटॉनों की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद को हम उसको भी हम एटॉमिक नंबर ही कहते हैं। तो ये चंद चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे इन पे दोबारा डिस्कशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपका एक जनरल सा आइडिया बन जाए इन चीज़ों के बारे में। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की हैं तो उससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपको एटम की डिफिनीशन आनी चाहिए, एटम क्या चीज़ है। इसी तरह आज आपने पढ़ा है एटॉमिक नंबर, इसी तरह मास नंबर, और ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि के अंदर प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। और ये भी आपको इससे नतीजे के तौर पर हम आपको ये पता होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के एटम एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों मुख्तलिफ होती हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसके हर एक एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, इसके हर एक एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, इसके हर एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम में। तो इसी वजह से इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसी तरह तमाम एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और ख़ास तौर पर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी तादाद के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार होता है। तो अभी तक जितनी भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जितनी भी मैंने वीडियोस शेयर की हैं, उससे देखकर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो गया कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तीसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो अभी से आपको इन चीज़ों का आइडिया, जो अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ आप पिछली जो वीडियोस मैंने शेयर की हैं वो देख लें, तो उससे आपको एटम, सिंबल और एलिमेंट की डिफिनीशन पे स्पेशली जाके वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम आगे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक एलिमेंट के एटम जो है वो दूसरे एटम के एलिमेंट से मुख्तलिफ होते हैं। तो वो आज हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है कि वो इस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो हम अगर मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर में बनाना चाहूँ, यहाँ पे कुछ एटम का स्ट्रक्चर आपके साथ में अगर डिस्कस करना चाहूँ, तो मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन के एटम का एक मॉडल अगर बनाना चाहूँ तो उसका मैं न्यूक्लियस बनाऊँगा और उसमें एक ही प्रोटॉन होगा और उसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होगा और इसके न्यूक्लियस के गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर मैं कार्बन का एक मॉडल बनाना चाहूँ तो इसमें प्रोटॉन्स 6 होंगे, न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे और इसके पहले शेल में जिस तरह मैंने आपसे कहा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर इसका 12 है।
तो 6 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। तो देखें ये मैंने एक कार्बन एटम का एक मॉडल आपके सामने बना लिया है। तो इसी तरह हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि सोडियम जो है 1123 के इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ज़ाहिर बात है फिर इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे 11। 23 से 11 माइनस करें तो 12 आ जाता है, तो ये न्यूट्रॉन्स की तादाद हो गई है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे शेल या दूसरे एनर्जी लेवल में 8 से ज़्यादा आ नहीं सकते। तो 11वां जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 11, ये इसके तीसरे शेल में चला जाएगा, आखिरी शेल में चला जाएगा। तो अभी तक जितनी वीडियोस 5-6 या जितनी भी हैं वो हमने शेयर की हैं समेत इस वीडियो के, यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। एटम क्या चीज़ है, एलिमेंट क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, और एक एलिमेंट के एटम दूसरे एटम के एलिमेंट से क्यों कर मुख्तलिफ होते हैं। और एटम में थोड़ी बहुत हमने अरेंजमेंट के बारे में बात कर ली कि उनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह होती है, प्रोटॉन्स कहाँ पड़े होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको यहाँ पर ये देने की कोशिश की है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी मिसाल मैं अक्सर स्टूडेंट को इस तरह देता होता हूँ कि अगर आप 1 किलो चीनी ले लें और शापर में डाल लें, तो शापर का मास चीनी के मुकाबले में नेग्लेजिबल है और उसको दुकानदार जो है वो काउंट करता ही नहीं है। लेकिन शापर उस वक़्त जब चीनी उसमें पड़ी हो तो बहुत अहमियत रखता है, थोड़ा सा भी उसमें सुराख हो जाए तो सारी की सारी चीनी ज़ाया हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर और स्पेशली लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर इन्हिसार करती हैं, डिपेंड करती हैं। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।